दोस्तों, भूगोल वाले हिस्से में मैप के अंतर्गत आज हम देखेंगे अरल सागर के बारे में। अरल सागर का मैप देखेंगे, इसके साथ ही में इसका इतिहास को भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। बहुत सारी सैटेलाइट की तस्वीरें शेयर करी गई थीं जो इसके पूरे इतिहास को बताती हैं कि पहले कभी यहाँ पर कितना सारा पानी हुआ करता था। धीरे धीरे करके यहाँ पर जो दो रिवर हैं, एक है अमू दरिया रिवर, साउथ की तरफ यदि आप देखेंगे तो एक तो अमू दरिया रिवर के माध्यम से पानी को पानी का उपयोग किया जाने लगा सिंचाई के लिए और भी अन्य उपयोग के लिए। नॉर्थ की तरफ भी एक रिवर थी, सर दरिया रिवर। अमू दरिया रिवर और सर दरिया रिवर, ये दोनों नदी के माध्यम से इसके पानी का इतना ज़्यादा दोहन किया गया है कि आज के टाइम में ये नदी सूखने के कगार पर आ गई है। 90% हिस्सा इसका सूख चुका है। यूपीएससी ने 2019 में अरल सागर से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि अरल सागर से लगी हुई हैं। तो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये जो येलो कलर देख रहे हैं और नीचे हल्का ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों के बीच में अरल सागर लोकेटेड है। अरल सागर को हम अरल सागर लेक भी बोलते हैं, इसको झील भी बोलते हैं, क्योंकि चारों तरफ से ये ज़मीन से घिरी हुई है। थोड़ा सा डिटेल में यदि हम इसके मैप में देखें तो देखिए, जिस सर दरिया रिवर की हम बात कर रहे थे, ये ऐसी नॉर्थ से निकली है और ऐसे जाती कहाँ पर, ये पूरब की तरफ जा रही है। और ये है अमू दरिया रिवर। तो अरल सागर, जिसको हम जो है ओरोल टेंगिजी उज़्बेकिस्तान में और अरल टेंगिजी कजाकिस्तान में बोलते हैं, ये एक सैलाइन वाटर लेक है, मतलब खारे पानी की झील है जो कि सेंट्रल एशिया में पड़ती है। इसकी बाउंड्री है उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में, टू द साउथ एंड नॉर्थ। साउथ की तरफ में उज़्बेकिस्तान, नॉर्थ की तरफ में कजाकिस्तान। तो 20वीं शताब्दी के अंत तक ये जो उथला अरल सागर है 63,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और दुनिया का उस टाइम में ये चौथी सबसे बड़े खारे पानी की झील हुआ करती थी। कब तक? 20वीं शताब्दी तक। लेकिन क्या हुआ, 1960 के दशक में ये झील का साइज धीरे धीरे छोटा होने लगा। उस टाइम में जब सोवियत सरकार ने आसपास के रेगिस्तानी क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए अपनी जो मुख्य दो इनलेट नदी हैं, सर दरिया और अमू दरिया को मोड़ने का फैसला लिया था। अब ये जो झील के अवशेष हैं कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में स्थित हैं। वहीं यदि हम बात कर लें लवणता की, अब चूंकि पानी कम बचा है यहाँ पर, इसलिए जो लवणता का लेवल है ना, इसमें बढ़ गया है। 10 ग्राम प्रति लीटर से कम होकर के 100 ग्राम पर लीटर से भी ज़्यादा हो गया है। और दूसरी बात यह है, बहुत सारी पॉल्यूशन से संबंधित समस्याएं यहाँ पर पैदा हो रही हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अरल सागर को अभी भी पूरी तरह से सूखने से बचाने के प्रयास जारी हैं। सागर को सूखने से बचाने और उसके हिस्से उत्तरी अरल सागर को भरने के लिए कजाकिस्तान का डैम प्रोजेक्ट 2005 में पूरा हो गया था, जिसके बाद 2008 में सागर में पानी का लेवल 2003 में जितना था उससे 12 मीटर तक बढ़ा था। हालांकि ये सारे प्रयास के बावजूद सरकार की जो स्थिति है, सागर की स्थिति है, उतनी ज़्यादा सुधर नहीं पाई है। तो ये न्यूज़ देखिए, अपने साइज में इसकी क्या है, साइज में कमी हो रही है, इसके चलते चलते ये झील न्यूज़ में है, ये सागर न्यूज़ में है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में इसकी लोकेशन है, ठीक है। वहीं यदि हम कैस्पियन सागर से इसकी लोकेशन देखें तो कैस्पियन सागर इसके किस तरफ में पड़ेगा? पश्चिम और साउथ वाले हिस्से की तरफ में पड़ेगा। वहीं यदि इसकी रेस्टोरेशन स्ट्रेटजी की यदि हम बात करें तो अरल सागर के सर्वाइवल और इसका जो फ्यूचर है वो किस पर निर्भर है? 5 कंट्रीज़ ने जो डिसीजन लिया था उसमें कौन कौन शामिल थे? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान।
पांचों कंट्री ने अडॉप्ट किया था अरल सागर बेसिन प्रोग्राम 1994 में। ये इसके रिस्टोरेशन का एक स्ट्रेटजी थी कि कैसे करके हम इसको फिर से जिंदा कर सकते हैं। पांचों कंट्री ने अडॉप्ट किया था अरल सागर बेसिन प्रोग्राम। जी प्रोग्राम का उद्देश्य था कि हमें स्टेबलाइज करना है इसके बेसिन के एनवायरनमेंट को, रिहेबिलाइट करना है इस एरिया को, इस सागर के किनारे के एरिया को, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें लेक के वाटर मैनेजमेंट को लेकर के। ठीक, क्योंकि आसपास में जो लेक लोग रह रहे हैं, हो सकता है कि उनके चलते चलते पॉल्यूशन हो, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है उसके चलते चलते पॉल्यूशन होता होगा। फिर ये जो प्रोग्राम रहा था इसने रिसीव किया था काफ़ी सपोर्ट कई सारे इंटरनेशनल बॉडी से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, यूएसएआईडी, एडीबी, इसके अलावा और कुछ जो फॉरेन गवर्नमेंट थी उन्होंने भी सपोर्ट किया था। लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि ये जो रेस्टोरेशन का प्रक्रिया है इसने बहुत सारी चैलेंजेस को फेस